तो ये क्वेश्चन करे क्या शिवांग, ड्यूरेशन वाला? कौन सा वाला था? ये वाला मॉडिफाइड ड्यूरेशन वाला। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो शिवांग। कैसे करना है सर? हाँ ये वाला कैसे करना है? ड्यूरेशन, कल हम लोग कॉन्सेप्ट किए थे ना। हाँ किए थे सर। फिर देखो, फाइंड आउट कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 20 ईयर का बॉन्ड है, 4% एनुअल पे बॉन्ड है, ठीक है। आपको कूपन 4% दिया जा रहा है। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन बेस्ड ऑन चेंज इन यील्ड ऑफ 25 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। तो लाइक समझ लो 0.25 जो भी परसेंट होता है, 1 बेसिस पॉइंट इज 1% इज 100 बेसिस पॉइंट्स। तो अभी हम लोग को क्या रहेगा, कल हम लोगों ने देखा था भाई हमारा ये 4% है, इससे हम लोग आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं। तो 0.25 ऐड भी कर सकते हैं, 0.25 माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कंफ्यूजन होगा, ये यहाँ पर देखो माइनस कर रहा है, यहाँ पर प्लस कर रहा, और ये ले रहा 4.25 और ये ले रहा 3.75, कुछ भी नहीं है। 4 माइनस, क्योंकि ये अपना लाइक एक पॉजिटिव चेंज देखना पड़ेगा, एक नेगेटिव। 4 माइनस ऑफ माइनस 0.25, तो 4 प्लस 0.25, 4 माइनस ऑफ प्लस 0.25, 4 माइनस 0.25, सो 3.75 बन जाएगा। ये 4.25 हो जाएगा, मतलब ये सब में मत जाओ, क्लियरली 4.25 एक रेट है, 3.75 एक रेट है। यहां पर मैंने सिंपल वे में बता दिया है, ठीक है। अब क्या होना है कि आपको जब कभी भी आपका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आपका बॉन्ड प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो बॉन्ड प्राइस ज्यादा हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये दोनों देखने को मिल रहा है यहाँ पर। हाँ सर। और ये आपको पता है आपके कैलकुलेटर में फंक्शन n इज इक्वल टू 20, आई बाई वाई 4.25%, फ्यूचर वाली हाँ बात हो है। गया वो। हाँ ये पेमेंट 40, सो ये आ जाएगा एंड यू पुट इट हियर। सो दिस इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन, एंड इसका इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल है। 1% चेंज इन यील्ड टू मेच्योरिटी, यानी 100 बेसिस पॉइंट्स चेंज अगर होता है यील्ड टू मेच्योरिटी में, तो आपका जो सिक्योरिटी है उसका यील्ड टू मेच्योरिटी 13.6% से चेंज होता है। दैट्स इट। क्योंकि हमारा फॉर्मूला भी यील्ड टू मेच्योरिटी के हिसाब से ही चल रहा है, कल मैं पूरा एक्सप्लेनेशन भी किया था, करेक्ट। So with a 100 basis points change in your interest rates, your yield to maturity, ठीक है ना, is changing by 13.6%, फाइन। हाँ सर। मतलब अगर 1% ये बढ़ता है तो yield आपका क्या हो जाता है, 15% से बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो हमने देखा था ये रिलेशनशिप भी। अच्छा यहाँ पर एक बात है कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज अ लीनियर एस्टिमेट ऑफ द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड्स प्राइस एंड यील्ड टू मैच्योरिटी। तो मैं आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाने से पहले, क्योंकि आगे जाकर कुछ भी करके कुछ ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी आएगी जो आपको कंपलसरी परेशान करेगी, ये क्या है ये क्यों है। सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑल थिंग्स गेसिंग, हम पहले एक बार यील्ड कर्व्स को समझ लेते हैं, फाइन। तो यील्ड कर्व क्या है, ये देखो, ये आपका यील्ड है और ये आपका मेच्योरिटी है, फाइन। जैसे जैसे आपकी मेच्योरिटी बढ़ रही है वैसे वैसे आपका यील्ड भी बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली बीइंग एन इन्वेस्टर यू वुड रिक्वायर अ हायर यील्ड व्हेन द मेच्योरिटी इंक्रीजेस, फाइन। क्यों? क्योंकि उतने टाइम तक आपका पैसा किसी और बंदे के पास है और रिस्क है आपको, तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, फाइन। ठीक है, ये बहुत हाँ सर। इंपॉर्टेंट है। अभी ये आपको शिफ्ट इन यील्ड कर्व, ये सब थोड़े कॉन्सेप्ट आएंगे। वो शिफ्ट इन यील्ड कर्व में भी आपको एक पैरेलल शिफ्ट रहेगा एंड एक आपका नॉन पैरेलल शिफ्ट रहेगा। ये दोनों चीजों को समझना है, दोनों को भी कैप्चर करने वाले दो डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन है। सो दैट्स द रीजन व्हाई ड्यूरेशन से छुटकारा पाना है तो आज ये यील्ड कर्व को समझ के कंप्लीटली उसके ऊपर एक तरीके से ग्रिप आ जाएगा।
तो ये अपना सबसे नॉर्मल एक कॉमन और नॉर्मल डायरेक्शन का यील्ड कर्व है। तो आपके एक्स एक्सिस पे मेच्योरिटी है, वाई एक्सिस पे यील्ड है, एंड यू कैन सी हियर bonds with longer maturities have higher yields than those with shorter maturities। ये ऑब्वियस रीजन मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत टाइम लगेगा उसको आपका पैसा चुकाने के लिए। फाइन, चलो। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। yield curve may be sometimes take a inverted position resulting in downward sloping curve। इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स पे आपको yield ज्यादा रहेगा व्हेन कंपेयर टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, करेक्ट। ओके यस यहाँ पर जैसे जैसे लॉन्ग जा रहे हो yield बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पे yield ज्यादा है, शॉर्ट टर्म में कम है। लेकिन इसको इन्वर्ट कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, तो शॉर्ट टर्म में ज्यादा और लॉन्ग टर्म में कम है, ये बात हो जाती है, करेक्ट ना। यस ये yield डिक्रीज होता जा रहा है आपका। नाउ ये मतलब इसमें क्या होता है, जैसे आपको कूपन भी मिलता होता है तो आप री इन्वेस्ट करते जाते हो तो रिटर्न ज्यादा आता है। इसमें कूपन मिलता है तो री इन्वेस्ट करने का स्कोप कम रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में हमको ज्यादा मिल जाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व में, इस केस के अंदर। हाँ सर, पर शॉर्ट टर्म बॉन्ड भी होते हैं क्या? क्यों नहीं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं ना, 4 साल के, 5 साल के, 1 साल के। कल ही हमने एग्जांपल लिया था ट्रेजरी बॉन्ड का, यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेजरी बॉन्ड का। हम्म वो 1 ईयर का ही होता है कभी भी। हम्म मैं वैसे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना वाला हूँ बॉन्ड स्ट्रिपिंग के ऊपर, तो वो पहले मैं थोड़ा ये फिनिश कर लूं ड्यूरेशन, फिर मैं कॉन्वेक्सिटी वो साथ में कराना चाहता हूँ। नाउ ये फ्लैट कर्व है आपका। ये क्या बोलता है? द कर्व इज फ्लैट इफ यील्ड्स अक्रॉस ऑल मैच्योरिटीज आर मोर और लेस सेम। यानी आपको कितनी भी टाइम तक आप उसको रखो, आपको ये कांस्टेंट यील्ड ही मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये फ्लैट कर्व बन जाता है। So government securities with more or less flat at longer end of the curve, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको फिक्स रेट पे देते हैं क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है ना, तो लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उससे। अब बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट आ रहा है आपको, पैरेलल शिफ्ट, नॉन पैरेलल शिफ्ट, ठीक है। अब पैरेलल शिफ्ट का मतलब क्या है, पहले हम थियोरेटिकली समझ लेते हैं। सी दिस पॉइंट, देखो पैरेलल शिफ्ट के बारे में, ये तो लाइक डेफिनेटली हमारा इसके ऊपर है, पैरेलल शिफ्ट के बारे में बताता हूं। ये पैरेलल शिफ्ट होता कैसे है? हाँ नहीं सर। ये पैरेलल शिफ्ट इसीलिए होता है क्योंकि जितने भी मेच्योरिटी के आपके पास बॉन्ड्स होंगे, चाहे वो 20 इयर्स मेच्योरिटी वाले हों, चाहे वो 10 इयर्स मेच्योरिटी वाले हों, चाहे वो 5 इयर्स मेच्योरिटी वाले हों, चाहे वो 30 इयर्स वाले हों, वो सब डिफरेंट डिफरेंट रेट्स के रहेंगे, क्योंकि जितनी लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी है उतने रेट्स डिफरेंट रहेंगे आपके। लेकिन वो सब के सब एक ही बेसिस पॉइंट पर बढ़ेंगे। सपोज 1.50 आपका बेसिस पॉइंट से इकोनॉमी में जंप हो रहा है, ठीक है ना, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स जंप हो रहे हैं 1.50 के हिसाब से, 1.50 बेसिस पॉइंट के हिसाब से। तो बाकी जितने भी मेच्योरिटी पे आपके जो भी बॉन्ड्स हैं वो सब एक ही साथ, मतलब उन सब में वो एक ही कांस्टेंट चेंज आएगा, तो आपको पैरेलल शिफ्ट देखने को मिलेगा। एक सेकंड, हेलो, yes sir, you can join, I have sent the this one like link to you। हाँ हाँ, ओके 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 सर, आई एम वेटिंग। मैं एक अच्छा पॉइंट निकाल के रखा था। हाँ, अब ये देखो यहाँ पर जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सी सो कॉल्ड पैरेलल शिफ्ट, क्योंकि ये शिफ्ट जानना बहुत जरूरी है। इन द यील्ड कर्व हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट रेट्स ऑन ऑल फिक्स्ड इनकम मैच्योरिटीज, ये आपके पूरे बॉन्ड पे आपको इंटरेस्ट फिक्स मिलता है, करेक्ट, और इनके डिफरेंट डिफरेंट मैच्योरिटी है, 1 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर, 15, 20, 30। लेकिन ये कैसे बढ़ रहे हैं? इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम नंबर ऑफ बेसिस पॉइंट्स, देखो, है ना। तो
तो अचानक से क्या होता है, तो सच ए चेंज वुड शिफ्ट द यील्ड कर्व पैरेलल टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन ऑन द ग्राफ विदाउट अफेक्टिंग इट्स स्लोप। समझ गया सर। दैट्स इट। तो ये आपका ये पॉइंट हो गया, और ये इन्फ्लेशन वगैरह जब आता है तो ऐसा होता है, ये आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका ओल्ड कर्व है, आपका न्यू कर्व। लेकिन कई बार आपको नॉन पैरेलल शिफ्ट भी देखने को मिलता है। नॉन पैरेलल शिफ्ट कब देखने को मिलेगा, जब वो जितने भी मेच्योरिटी वाले मैंने सिक्योरिटी बताए हैं वो सब एक ही बेसिस पॉइंट से या कांस्टेंट बेसिस पॉइंट से चेंज नहीं, शिफ्ट होती डिफरेंट डिफरेंट। देखो यहाँ पर आपका ये आपका है। आपका ओल्ड कर्व है, न्यू कर्व है, शिफ्ट हुआ, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं, बेसिस पॉइंट्स डिफरेंट होने की वजह से। यहाँ पर शायद वो लाइक 2 इयर्स का मेच्योरिटी था, तब वन कितना बेसिस पॉइंट है, सपोज लाइक इनके बीच में 5% चेंज है, तो 500 बेसिस पॉइंट से चेंज हुआ, करेक्ट। हाँ सर। अगर वो दोनों भी एक ही बेसिस पॉइंट से चेंज होते तो पैरेलल दिखता, यानी यहाँ पर वो 5, अगर वो यहाँ पर 5 बेसिस पॉइंट से चेंज हुआ, ओल्ड कर्व है तो इतना तक पहुंचा, और फिर आगे जाकर वो 20 बेसिस पॉइंट से चेंज हुआ, तो डेफिनेटली वो कर्व ऐसा हो जाएगा। हाँ सर, समझ गया सर। हाँ that's right. एक सेकंड आया सर। हाँ ठीक है। यस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज आपका ये, मतलब पहले मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो गया, फिर कम चेंज हो गया, तो ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ गया है कि ये बहुत सारे टाइप के शिफ्ट है, बटरफ्लाई शिफ्ट है, कभी लाइक स्टीपनर्स, लाइक फ्लैटनर्स, ये छोड़ दो, अभी इतना जरूरत नहीं है जाके आगे जाने का, बस हमको छोटा मोटा चेंजेस समझना है, दैट इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, शिफ्ट कैसे होता है इनका। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं हमारे पॉइंट पर। तो मैं यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा छोटा मोटा, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। नाउ टुडे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पर आपने देखा ना, नोट दैट मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज अ लीनियर एस्टिमेट, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर आप देखो, आप एक कर्व को चेक करोगे, इन कर्व्स को देखने से डर लगता है भाई ये क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट देखो, ये आपका टैंजेंट लाइन है, करेक्ट। ये ड्यूरेशन है आपका, ड्यूरेशन एक लीनियर एस्टिमेट है। लीनियर रिलेशनशिप मतलब जो परफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। लीनियर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2 है, 4 है, यहाँ 4 है, 8 है, यहाँ एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ एक पॉइंट लगा दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, लीनियर हो गया, करेक्ट। लेकिन आप ये देखो, एक्चुअल प्राइस यील्ड कर्व तो ये है एक कर्वेचर, क्या बन रहा है ये, हेलो हेलो, यस सर। ये क्या बन रहा है, ये व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाट इज दिस कमिंग टू, ये कर्व बन रहा है। लीनियर कर्वेचर। प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक्चुअली में जो बॉन्ड और यील्ड का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं होता, वो कर्वेचर होता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ये ड्यूरेशन का एक डेफिशिएंसी है, वो कॉन्वेक्सिटी में क्लियर हुआ। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्वेक्सिटी होने वाला है। ये देखो, एक कॉन्वेक्सिटी मतलब एक कॉन्वेक्स है ना टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स ऐसी होता है ना, कॉन्वेक्स साइंस में पढ़े थे स्कूल में, ओके नाउ। सो ये कॉन्वेक्सिटी क्यों हो रहा है, देखो एक्चुअली में आपका यील्ड यह है, ये आपका यील्ड जो भी था ये था, अब इसमें चेंजेस आ रहा है। आप आगे मतलब जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो आपका बॉन्ड प्राइस क्या होता है, ये आपका एक्चुअल बॉन्ड प्राइस है। चलो मैं इसका एक छोटा एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली लिख देता हूँ सबको। प्रैक्टिकल पॉइंट्स लिखने से क्या होगा, क्लैरिटी आ जाएगा। प्लीज फोकस, जस्ट अ सेकेंड, कॉल एक्चुअली।
तो चलो अभी ये पॉइंट्स को समझो। सी दिस इज लाइक आर यील्ड, ओके, और ये लाइक हमारा जो है क्या लगा देंगे, 8% कर देंगे यील्ड को, ठीक है। 10 बेसिस पॉइंट्स ऊपर जा रहा है, 10 बेसिस पॉइंट्स नीचे आ रहा है, फाइन। सो लाइक 10 बेसिस पॉइंट मतलब 0.1% और 0.001 डेसिमल में बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जैसे ही ये आगे बढ़ता है आपका बॉन्ड प्राइस, जो आपका बॉन्ड प्राइस है इनिशियली आप ये पॉइंट पे है, फाइन, तो वो क्या होता है, सपोज ये 100 है, इससे नीचे आ जाएगा। व्हेन yield to maturity increases the bond price, come on tell me, Yes, sir. ये आपका PV0 है, ये आपका PV प्लस है, ये आपका PV माइनस है। Yesterday I told you PV plus is nothing but when the interest rates are increasing. When the interest rates increase, the bond price decreases. Correct? Hello, please understand, please. Yeah. आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेक करो। मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर आपको जो स्केल पे आप चेक करो कितना सेंटीमीटर आ रहा, और यहाँ पर आप चेक करो कितना नीचे जा रहा, वो एग्जैक्टली जा रहा क्या। देखो मैं आपको कुछ पॉइंट बताया लीनियर रिलेशनशिप के बारे में। अब ये है, अगर मेरा यील्ड कर्व 8% है तो 10 बेसिस पॉइंट्स मतलब सपोज 8.8 हुआ और -10 करे तो 7.9 हुआ, तो ये मेरा जो यील्ड है मतलब मेरा जो प्राइस है 100 था, ठीक है। तो चलो मैं यहां पर एक पॉइंट लगा दिया, यहां से मैं यहां चले गया, मेरा यील्ड बढ़ गया ना। हाँ, अपना पॉइंट क्या था वो, हाँ पहले वहां थे हम लोग, पहले यहां थे करेक्ट, और इनिशियल पोजीशन पे। सो ये पहले मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, डायग्राम से एक सेकंड में क्लियर हो जाएगा। अब क्या हो रहा है बॉस, एग्जैक्टली आपको पता है कि आपका बॉन्ड वैल्यू डिक्रीजेस व्हेन यील्ड टू मैच्योरिटी इंक्रीजेस। तो ये एग्जैक्टली मैं इस पॉइंट पे लगा रहा हूं, इस पॉइंट, और इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो स्ट्रेट लाइन आता है, करेक्ट। करेक्ट है कि रॉन्ग है, Yeah. स्ट्रेट लाइन बन रहा है। और यहां पर ये एग्जैक्टली अगर मैं, तो ये मेरा जो बॉन्ड प्राइस है वो 90 हो गया समझो, ये 110 हो गया समझो एग्जाम्पल, तो ये मैं यहां पर लगा देता हूं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। बट एक्चुअलिटी में रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन का नहीं है बॉस, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां से यहां जा रहा हूं और यहां से यहां आ रहा हूं, तो दोनों का ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है स्केल, तो एग्जैक्टली लीनियर रिलेशनशिप बनेगा। बट लीनियर नहीं बन सकता, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग यू, लीनियर नहीं बन सकता। एंड यू चेक दिस कर्व, व्हेन आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिस साइड, व्हेन देयर इज अ 10 बेसिस पॉइंट चेंज, यू सी द बॉन्ड प्राइस इज डिक्रीजिंग विथ लेस। देखो यहाँ पर कितना बन रहा है, देखो ये डिस्टेंस आपको शॉर्ट डिस्टेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये डिस्टेंस बहुत लॉन्ग है, करेक्ट और रॉन्ग, प्लीज टेल मी। Yes. ये डिस्टेंस Yes. लॉन्ग है ना यहाँ पर नीचे, Yeah. ये डिस्टेंस शॉर्ट है, यानी आपका बॉन्ड प्राइस डिक्रीज हुआ, यील्ड टू मैच्योरिटी इंक्रीज हुआ, लेकिन वो दोनों को जब हम लोग मतलब एक लाइन बना के ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो नहीं बन रहा है, क्योंकि वो पॉइंट इधर पर आ रहा है, इधर पर, वो लाइन पे नहीं आ रहा, इट इज नॉट कमिंग टू दिस, यहां नहीं आ रहा, वो ऊपर आ रहा है। Got my point? What I'm trying to understand, what I'm trying to explain you, it is not coming on this straight line, it is coming upwards, ऐसे आ रहा है वो इधर, ठीक है। अब देखो जब हम नीचे जा रहे हैं तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां आना चाहिए ना बॉस, इसका पॉइंट यहां आना चाहिए, इसका पॉइंट यहां आना Yeah. चाहिए, बट पॉइंट्स कहां आ रहे हैं आपको, यहां आ रहे हैं और यहां आ रहा है, करेक्ट और रॉन्ग। Okay. सी आप जब ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो इसका जो एग्जैक्ट चेंज हो रहा है ना, आपका यील्ड कर्व चेंज, मतलब आपका आप बेसिस पॉइंट्स आगे जा रहे हो, मतलब आपका यील्ड इंक्रीज हो रहा है। व्हेन यील्ड इंक्रीजेस द बॉन्ड प्राइस शुड डिक्रीज, दैट इज नॉट डिक्रीजिंग एग्जैक्टली, मतलब यहां पर 2% अगर चेंज है तो यहां पर 4% चेंज है, इट शोज अ लीनियर रिलेशनशिप। बट द इंपैक्ट हियर इज, अगर यहां पर 2% चेंज है तो 5% का चेंज या 3% का चेंज दिख रहा, मोर और लेस दिख रहा, बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे आर नॉट फॉलोइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब देखो चेक करो,
मैं आपको बताता हूँ बाबा, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। देखो ये मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये मेरा रिटर्न्स है। 2% स्टैंडर्ड डिविएशन, 4% स्टैंडर्ड डिविएशन, 6% स्टैंडर्ड डिविएशन। So 4% returns, 8% returns, 12% returns. See the relationship. ये when the risk increases, the returns increases. ठीक है? तो can you plot a straight line here? Exactly. अच्छा चलो ऐसा ऐसा बना दो। यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया 8%, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, ओके, एंड यहाँ पर दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। बट फॉर एग्जाम्पल 2 4 6, अगर मेरे को 2% पे यहां पर है अपना 4 5 6 7 8 9 10 11 12, now see what games I'll play. 2%, okay, the standard deviation is exactly 2%, okay, there's a मतलब 2% अगर मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन या रिस्क बढ़ता है तो मेरा रिटर्न एग्जैक्टली यहां पर कितना परसेंट हुआ था? 4 से 8, 8 से 12, यानी भी 2% change in my standard deviation, there is a 4% change that is constant in my returns. But here 2% change in standard deviation is showing, यहां पर मेरे को 6%, यहां पर मेरे को 5% आ रहा, इसके हिसाब से मेरे को 9% आ रहा, इसके हिसाब से 12% आ रहा। सी, is it a straight line? Is it a straight line? Is it a straight line? Please tell me. No, no, no. It is a curve. That is what. Here there is no linear relationship. That is what I'm trying to explain. So you can see here, ये जो पॉइंट है वो यहां पर आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है लाइन पे, और ये जो पॉइंट है वो यहां आ रहा है, लाइन पे नहीं आ रहा है। एंड ये दो पॉइंट्स को इसके साथ क्लब करके मैं ज्वाइन करूं तो अ कर्व इज फॉर्म। ओके, दैट इज द एक्चुअल प्राइस यील्ड कर्व। फाइन, चलो। Okay. एंड दिस इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्यों हुआ शिवांग? यहां से पैरेलल शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए थे, क्योंकि जो भी बेसिस यील्ड पॉइंट, बढ़ गया था। मतलब वो सब वो कॉन्स्टेंटली, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट मेच्योरिटीज के हैं वो एक ही साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। ये क्लियर हो गया? वी शैल मूव फॉरवर्ड। नाउ टुडेस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इफेक्टिव ड्यूरेशन। अब ये इफेक्टिव ड्यूरेशन क्या है? मेरा पॉइंट देखो स्क्रीन पे, टू मेक द थिंग्स इजियर फॉर यू। सी, if you see the formula, if you observe the formula of both the what we said, approximate modified duration and effective duration, you will find some difference here. देखो यहाँ पर आपके सामने है ये कर्व, और यहाँ पर आपके सामने है YTM, yield to maturity। बस बाकी सब सेम है, एंड वो आपका इंटरप्रिटेशन भी सेम है, इंटरप्रिटेशन भी डिफर नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं इफेक्टिव ड्यूरेशन का, तो एग्जैक्टली उसका इंटरप्रिटेशन भी सेम आता। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख के बता रहा हूँ, देखो। सी, इफेक्टिव ड्यूरेशन इज एप्लीकेबल फॉर सर्टेन क्वालिटी, सर्टेन स्पेसिफिक बॉन्ड्स। ओके, सो वो किसके लिए है? बॉन्ड्स विथ embedded options and mortgage backed securities. Okay, see, you being an investor will hold certain bonds which will have some options or mortgage backed securities, मतलब वो bonds mortgage backed security रहेगा। तो इसमें just a second, what is happening is, see, embedded options are nothing but, if I say you convertible bonds, what is convertible bond? Which can be converted into equity, okay, before maturity itself.
and you will convert the bonds if you get a good conversion premium. If I'm not wrong, ये हम लोग already finance में कर चुके हैं conversion premium के बारे में. मतलब आपको मैच्योरिटी पे बॉन्ड का फेस वैल्यू $100 मिल रहा, और आप जब बॉन्ड को कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी में और उसको बेच रहे हैं तो आपको $105 मिल रहा. विच इज अ बेटर ऑप्शन बॉस? दिस वन. सो यू विल गो एंड कन्वर्ट. अच्छा, एंड दूसरा आपका मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी है. एंड द प्रॉब्लम विद मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी इज द कंपनी विच हैज इश्यूड दिस एमबीएस टू यू, एंड दिस एमबीएस हैज ए एसेट बैकअप. सपोज मेरे जैसा बंदा है जिसने एक मॉर्गेज लिया हुआ है, अपना प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करा एंड प्रीपेमेंट कर दिया. सो देयर इज अ प्रीपेमेंट रिस्क. Prepayments can happen for such bonds, correct? So with all these issues, there is some problem. There is like these do not have a well defined YTM. मतलब ये bonds का एक well defined yield to maturity नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि ये bonds maturity से पहले ही convert हो जाते हैं कैश में. Got my point? That means the expected cash flow on them, the expected cash flow, कल हम लोग ड्यूरेशन कैलकुलेट किए ना. what was the duration form like concept? When will you get the time period? It shows the time frame within which you will get your expected cash flows. But for these kind of bonds, the expected cash flows cannot be predicted. बड़ा मुश्किल है. तो इसीलिए since we are not holding them till the maturity period, we don't get a proper yield for them. Since we don't have a proper yield to maturity for them, or well defined yield to maturity for them, we use the benchmark rate. What do we use? benchmark rate. That means गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लेने पे आपको जो यील्ड मिलता ना, वो हम लोग यहां पर लेंगे. सपोज इफ यू आर टेकिंग अ ट्रेजरी बिल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स which is a government security, on that what returns you are expecting is nothing but the benchmark yield. Okay, and as you hold it for longer durations, you will be getting a higher yield. That is what that is nothing but the benchmark yield curve. So yield curve मतलब if it is like this, suppose अभी ये मेरा yield curve है, मैं आपको समझाया, मैं ऑलरेडी अभी समझाया था. Where is that? See what is happening in this yield curve. Okay, this is the duration, this is the yield. So benchmark yield curve मतलब गवर्नमेंट का सिक्योरिटी लिए 2 years maturity, 5 years maturity, 10 years maturity. I'm speaking about treasury notes. If I take treasury bills, it is 3 months, 6 months, 9 months, like that it will go. Okay, 12 months. तो जो भी आप लेना है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इनके ड्यूरेशन के ऊपर मुझे क्या मिल रहा है? yield is like 5%, 10% ऐसा कुछ आ रहा है. एंड यू अंडरस्टैंड that straight line तो नहीं बनेगा, curvature बनेगा. So what we are taking here is, since we don't have a well defined yield for such kind of securities, instead of yield we are taking the benchmark yield curve as a base. Okay, मतलब अगर आपके benchmark yield में as you move forward, definitely you see some change in your, अच्छा this is like your yield करना, bond price. ठीक है, हम ये इसी के ऊपर आ जाते हैं. As you see here, this is suppose your benchmark yield. गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करें तो वो yield है समझो. तो जैसे आप सामने जाते तो आपका बॉन्ड वैल्यू कम होता, और पीछे आए तो बॉन्ड वैल्यू ज्यादा होता, और एक कर्वेचर बन रहा. तो ये YTM को भूल जाओ. You assume that there is no YTM. You assume that 8% is your yield if you invest in treasury bonds. That's it. बस इतना सोच लो, हो गया काम. You get the effective duration. Fine. Shall we move forward? Sure, sir. You want to do a question on effective duration? Okay, check Yes, this out. sir.
ये क्वेश्चन करो. And what they are using here, yield is nothing but the benchmark yield. Okay, government, यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हो, ये गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे तो देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट ऑफ जॉर्जिया, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड दिया हुआ है. देखो कहाँ गया, ड्यूरेशन तो ठीक है. हाँ ठीक है, आपको मैं बता दिया ना, ये चेक करो, फिर कैलकुलेट दिस, विल मूव फॉरवर्ड. सर ये तो नॉर्मल उसका ही फॉर्मूला है ना? हाँ वही फॉर्मूला है, बट मेरे बस यील्ड टू मैच्योरिटी के जगह पे यू हैव टू टेक दी बेंचमार्क यील्ड, दैट्स इट, और कुछ नहीं है. कल को एग्जाम के अंदर मैं आपको क्वेश्चन पूछेगा, कंफ्यूज होना नहीं है, वहां पर बस इतना समझना है कि फॉर इफेक्टिव ड्यूरेशन वी यूज द बेंचमार्क यील्ड. ओके, दैट इज इफ so यू what will be the benchmark yield? दैट यू कैन नॉट डिसाइड ना. मतलब वो हम कैसे डिसाइड करें अभी बेंचमार्क क्या चल रहा है, वो तो मार्केट से मालूम चलेगा. तो इसमें बेंचमार्क यील्ड कितना है? 0.25%. हाँ वो मतलब यील्ड में, सी वी आर नॉट concerned about the benchmark yield here, we are concerned about the changes in benchmark yield, so it is changing by 0.25%. तो चेंज ले लिया हम लोगों ने. ओके, Okay. your formula shows only the change na. Why Yeah. are we why should we focus on benchmark yield? It only shows the changes in the curve. Delta, Yeah, delta sir. means change. Yeah. That's it. Okay, let's move forward. So I have explained you why effective duration is the most appropriate measure of interest rate risk for bonds with embedded options. Okay, I have explained you why, because there is no like well defined what we say yield to maturity for them, and since we are taking the benchmark rate as the rate for finding out the duration for such kind of securities, we use the effective duration there. Now let's go for the key rate duration. So hence I have explained you already about the parallel shift and non-parallel shift, and let me tell you very clearly, की रेट ड्यूरेशंस आपको ज्यादातर लेवल 2 में आएगा कॉन्सेप्ट. लेवल 1 में इसके बारे में उतना कुछ नहीं है, कैलकुलेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. ओके, सो व्हाट डज दिस की रेट शोस? the question is define key rate duration and describe the use of key rate durations in measuring the sensitivity of bonds to changes in the shapes of the benchmark yield curve. benchmark yield curve देखो, अब आपको ये दोनों में भी डिफरेंसेस समझना पड़ेगा. डिफरेंसेस बिटवीन इफेक्टिव ड्यूरेशन एंड की रेट ड्यूरेशन. ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पर उसका एक निकाला हुआ है. हाँ, चलो पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या है इसके बारे में. See, effective duration calculates the approximate change in the bonds price given 100 basis point move in interest rates, that to which interest rates we considered their benchmark, as part of the parallel shift in the yield curve. Okay, but when the yield curve shifts in non-parallel manner, the portfolio's effective duration cannot be used to estimate the change in portfolio. So key rate duration is the duration at specific maturity point on yield curve. Keeping all other maturities constant, key rate duration is the measure of sensitivity of the bonds price to 100%, 100 basis point change in yield to a given maturity. मतलब क्या है इसका? अगर आपका पैरेलल शिफ्ट है, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं बताता हूं और दोनों को भी एक्सप्लेन कर देता हूं. See, both effective duration and your key rate duration, both of them measure sensitivity of a bond's value or price समझ लो to interest rate risk. Fine, but here these guys study about the parallel shift in the yield curve. These guys studies about the non-parallel shift in the yield curve. What is parallel shift? Parallel shift happens if all the maturity bonds
like maturity of 5 years, 10 years, 20 years, 30 years. Suppose they have different rates, 8%, 10%, 15%, 20%. They move at the same basis with the same basis point, that is 1.0 basis points. ठीक है, यहां पर देखो, if a 1 year, 5 year, 8 year, 10 year, ये जितने भी बॉन्ड्स हैं, इन सब ये सबके सब कौन से रेट से इंक्रीज हो रहे हैं? 1.5, यानी 1.5% और 150 basis points, correct? Fine. But there are certain times when these will not move with the same rate. Fine. See, 5-year maturity, 8-year maturity, 10-year maturity, all these are different. All these are different. अगर ये different maturities पे अगर ये इस same basis point से move नहीं होते हैं, that's a non-parallel shift. Okay, that is what here. Let us see. So when the yield curve shifts in a non-parallel manner, you can see here. Need not worry about this. यहाँ पर हमारे पास है, देखो, ये आपका parallel shift है, correct? Rates across the maturity spectrum change by constant amount. यानी आपका जो rate है, for this maturity, for this maturity, for this maturity, the rate, definitely rates have changed, but they are moving in the, suppose the maturity was 8 years, 15 years, 20 years, and these are the yield curve. So suppose the yield was, suppose for example, अच्छा ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूँ. ये आपका एक कर्व है, ये आपका मैच्योरिटी है 5 years, 10 years, 15 years. आपका जो yield है, yield suppose आपका है, with duration the yield, definitely we expect the yield to go high. Suppose 10%, 15%, 20%. ठीक है, चलो अभी आपका ये यहाँ पर ये पॉइंट है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, और यहाँ पर एक पॉइंट है. सपोज ये जो भी yield है आपका, ठीक है ना, ये 2% से इंक्रीज होगा अक्रॉस ऑल द मैच्योरिटीज. देयर इज अ 2% इंक्रीमेंट इन द yield to maturity across all the maturities. So suppose अब ये कितना हो जाएगा? 12%, है ना, ये 12% हो जाएगा, ये 17% हो जाएगा, ये 22% हो जाएगा. सो सी, ये यहां पर आ जाएगा, ये 17 है, यहां पर आ जाएगा, ये 22 पे आ जाएगा. दिस वाज द ओल्ड कर्व. अब ये क्या हो गया? न्यू कर्व. आर यू सीइंग ए पैरेलल शिफ्ट और नॉन पैरेलल शिफ्ट? प्लीज टेल मी, प्लीज. हेलो, पैरेलल सर, पैरेलल. दैट्स इट, पैरेलल शिफ्ट. हाँ, अब आप नॉन पैरेलल शिफ्ट के बारे में समझे. 5, 10, 15. Since here the change was of 2 basis points. अब मैं 2 बेसिस करता हूं, उसका 5 बेसिस करता हूं, इसका 7 करता हूं, तो आप देखो नॉन पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा. सी, 10%. तो दिस पैरेलल शिफ्ट इज स्टडीड बाय इफेक्टिव ड्यूरेशन. ये दोनों भी यील्ड कर्व ही है, ठीक है. नॉन पैरेलल शिफ्ट इज स्टडीड बाय की रेट ड्यूरेशन, because for different maturities you have different changes, so you have to study each maturity in isolation, in separation. That is what key rate shows. So ये आपका 10%, 15%, 20%. तो यहां पर आपका जो है ये ऐसा हो गया. अब आप चेक करो, यहां पर आपका जो ये आपका 2 बेसिस पॉइंट्स हो रहा है, यहां पर आपका 5 बेसिस पॉइंट्स हो रहा है, यहां पर आपका 10 बेसिस पॉइंट्स हो रहा है. नाउ चेक इट, द चेंज इज 5 बेसिस पॉइंट्स. सो ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये 10 से लेके आपका इधर चले जाएगा, और ये 15 से लेके आपका 30 चले जाएगा. आर यू सीइंग ए पैरेलल शिफ्ट? इट्स अ नॉन पैरेलल शिफ्ट, करेक्ट. दैट इज स्टडीड बाय की ड्यूरेशन.
so the slope of the yield curve becomes flatter or anything. It can take any shape. You can frame at home. ऐसा आप लोग घर पे कुछ exercises करो तब आपको समझ में आएगा. So now final conclusion and let's move forward. So key rate duration is the duration at specific maturity point. So here this is a particular maturity of 5 years. This is a particular maturity of 10 years, particular maturity of 15 years. Okay. So key rate duration is the duration at specific maturity point in yield curve, keeping all the maturities constant. Key rate duration is a measure of sensitivity of the bonds price to a 100 basis point change in yield for a given maturity. मतलब सिर्फ इस पर्टिकुलर गिवन मैच्योरिटी के लिए अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो स्टडी करते हैं हम लोग विद की रेट ड्यूरेशन. बट हियर ऑल आर स्टडीड एट वंस बिकॉज द चेंज इज कांस्टेंट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर ऑल द मैच्योरिटीज. करेक्ट? दैट इज द डिफरेंस. लेट्स मूव फॉरवर्ड. I think I am able to convey these points to you. So the key rate duration formula आपके सामने है. क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप. See here, this is the price when increases, yield increases, price when yield decreases, and this is the original price. Okay, and the change is just 1% basis point change. Okay, so on the treasury spot curve there are 11 maturities. See, 11 different maturities. So this is my particular question. In this I have 3 maturity points that you can take different maturities. So on the treasury spot curve is nothing but the spot rate of the treasury bonds, 11 maturities. So key rate duration can be calculated for each maturity. That's what I'm saying. So the sum of all key rate durations on the yield curve will be equal to effective duration. Sum of all key rate duration is equal to effective duration. क्योंकि duration सिर्फ एक parallel shift को स्टडी करता है या नॉन पैरेलल शिफ्ट को स्टडी करता है. Recall that duration is an adequate measure of bond price risk only for parallel shifts in the yield curve. The impact of non-parallel shift can be measured using a concept called this. Okay, that's what I explained you. चलो आगे बढ़ते हैं. Now there is some point here. Explain how a bond's maturity, coupon and yield level affect its interest rate risk. 3 लाइन में खत्म कर देंगे इसको. Okay, then we have limitations. Then we'll go for money duration. See, please understand this one. You want to do a question on key rate duration? Please solve this question. When finished, please tell me. I'll move to the next. This is also the same thing. No? Yeah, same. Just you have to take this. You have to understand that what is the difference. That's it. चलिए ये point पे आइए. So now let us take So what is the question next one? The question is, explain how a bond's maturity, coupon and yield level affect its interest rate risk. So if we take time to maturity, see, you know, a longer maturity bond prices are more sensitive to changes in yields than shorter maturity bonds. The more the duration, the more the sensitivity. Okay, less the duration, less the sensitivity. That is understood fact. Okay, you can see the graph. So this is a 1-year bond and this is a 30-year bond. You see here it is undergoing lot of changes and here it is very straightforward. अगर changes होगा तभी तो एक curve बनेगा ना boss. Point number 2. So we were discussing this. Maturity का point खत्म हो गया. Time to maturity. The higher the maturity period, the more the risk or interest rate risk or sensitivity. Shorter duration bonds have less risk. Coupon.
See, coupon rate, bonds with higher coupon rates are less sensitive to changes in interest rates because why? अगर आपका एक बॉन्ड है उसका कूपन 10% है और मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम चल रहा है, so what can happen is you can always see bonds with higher coupon rates are less sensitive to changes in interest rates because you can always reinvest the larger coupon payments at prevailing market interest rate. Correct? Hello? यस सर। अभी आपका एक कूपन बॉन्ड है 10% का है, मार्केट में जो 7% चल रहा है, तो आपको जो ज्यादा कूपन आ रहा है आप उसको रीइन्वेस्ट कर सकते हो 7% के ऊपर. करेक्ट और रॉन्ग? सो यू गेट रिटर्न्स आउट ऑफ इट. फाइन. और अगर आपका लेस कूपन आएगा तो आपको छोटा अमाउंट मिलेगा, उसको रीइन्वेस्ट करने पे भी आपको छोटा अमाउंट मिलेगा. ज्यादा बड़ा कूपन होगा तो आपको कूपन पेमेंट कंपनी से ज्यादा मिल रहा है, यू आर रीइन्वेस्टिंग, यू आर गेटिंग a higher amount. On the other hand, zero coupon bonds, suppose there is no coupon at all, zero coupon bonds never give you coupon. They are of such a concept कि 80 में आप बॉन्ड खरीदो 100 में आपको वापस कर दूंगा, लमसम में आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा. दैट मीन्स they will give you $100 on maturity plus whatever the returns you have made out of it, that is 25% also with the bond. Which bond is more risky for you, we will decide right now. See, zero coupon bonds are most sensitive. So here what is happening, on maturity you are getting $100, so there is no chance that you are going to get anything in between and you can decide to reinvest that in the market. Can you do that? Yes. No. Is zero coupon bond giving you any coupon? No. No coupon. So can you reinvest those if you're not getting any amount, can you Only reinvest it? principal amount. No, you cannot reinvest it. And you have to wait till maturity. अगर वो 10 ईयर का है तो 10 ईयर तक, अगर कंपनी डिफॉल्ट हो गया, बैंकरप्ट हो गया तो फिनिश. That means there is a risk, na? So on the other hand, zero coupon bonds are more sensitive to interest rate swings, since all interest payments of zero coupon bonds are accumulated and paid at maturity. So what did we conclude? Higher coupon rates, less sensitivity. No coupon, more sensitivity. So I'll just make a note of this. Very dry chapter. This and next chapter are very dry. And very conceptual chapter. चलो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया. Come to the last and final conclusion of this question. Bond with embedded options. See, there are some bonds with embedded options, correct? So आपको like callable bonds होंगे, puttable bonds होंगे. Puttable bonds means you have some right to sell that bond before maturity. Callable means like call option is nothing but it is the option to buy the bonds. Okay, so puttable bonds allow investors to sell the bond back to insurers before maturity at par value and protect them from higher benchmark yields, because as you know, like there is a higher yield, the bond value decreases. Correct? See, I have taken a put option on bond. ये आप सब प्लीज समझ दो क्या है ये. See, first of all, छोटा सा brush up ले लो. Call option, put option. Call option is option to buy. Put option is option to sell. So now I have taken a put option on a bond. That means I think the yield to maturity is going to go up and my bond price is going to decrease. I think that bond value is going to decrease. All these are strategies. So what I took a put option. So when the yield to maturity increases, my bond value will decrease, I know. So I'll exercise my put option before the maturity. So that suppose
I have taken a put option to sell the bond at $100, and if the yield to maturity goes up, the bond value will decrease to $70. Am I right? So I can sell at 100 now because I have a put option. Fine or not? Yes. That's what. Yeah. So I am trying to hedge my risk, and therefore the price of the puttable bond is always higher than that of the comparable non-puttable bond. So an embedded put option reduces the effective duration of bond, especially when rates are rising. Effective duration what? We discussed the effective duration that shows the change in the change in what? 1% change or 100 basis points change in the yield. Okay. What is the price? क्या हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था अभी? It's a duration at specific maturity points, right? मतलब अगर आपका 100 बेसिस पॉइंट्स का चेंज होता है तो आपका बॉन्ड वैल्यू गिरेगा या बढ़ेगा, है ना? सो अप्रोक्सीमेट चेंज इन प्राइस ऑफ फॉर 1% चेंज इन YTM इज 13.6. मतलब अगर आपका YTM 1% से चेंज हुआ तो आपका बॉन्ड वैल्यू 13.6% से गिरेगा. मतलब ये बढ़ेगा तो ये गिरेगा, करेक्ट? सो इफेक्टिव ड्यूरेशन भी सेम कॉन्सेप्ट है. So as an embedded put option reduces the effective duration of the bond, especially when rates are